Now that the prelims exam is over, we like to help them through the mains का course that is our brainstorming course. इसको हमने और पहले से better और bigger बनाया है. Now I have गिल सर का support and JP सर का support. हम 3 layered approach use करेंगे इस बार. जो आपके notes हैं मेरे साथ मिलकर बना लोगे आप लोग live classes में. गिल सर उसी topic की live answer writing कराएंगे आपको. सर will take a perspective session. आपका पूरा syllabus cover होगा. 2026 का attempt हम लिखने वाले हैं. आपको हम exam oriented चीजों से पढ़ाएंगे. सर का 30 years of experience है IRS में. How do we develop that ability to grasp the question and give it any writing form? How clearly, concisely have you put the idea? हमारा क्या इंटेंशन होता है, हम सिलेबस कंप्लीट कर ले, हम सोचना सीख ले और हम आंसर राइटिंग सीख ले. 1 पेज 1 टॉपिक, दैट इज द रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम. इंटरलिंकेज करके पढ़ेंगे हम लोग तो सब कुछ याद रहेगा आपको. ठीक है. आंसर राइटिंग में यार एक चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आंसर राइटिंग में सोचना कैसे, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना कैसे है. पहले हम दायरा बढ़ाने पे काम करेंगे. मैं किस डेटा को कितनी प्रायोरिटी पर, जब आंसर लिख के आते हो तो उसको ऐसे लिखो कि काइंड ऑफ यूर राइटिंग अ लव लेटर. सब्जेक्टिविटी से उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी इस लाइन का मतलब यही है. प्रीवियसली का बेसिक फंडा ही है ये दोस्त कि हम आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आएगा. वी ट्राई टू सॉल्व द अफोर्डेबिलिटी का इशू. इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस बाई वीकली गाइडेंस सेशन बाय सर हिमसेल्फ. में से कौन सा पॉइंट नहीं बताता, यही सोचना है और इसी सोच को सेकंड लेवल के ऊपर जाके हमको फास्ट करना है ताकि 7 मिनट में भाई लिख सकें. Why don't they take your mark sheet as a benchmark? तो आपको जो चाहिए वो अच्छा लगा. Evaluator will never ask you the right or wrong. How logical, how clearly, concisely have you put the idea? तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, which I am going to fill in that particular spot in Dr. UPSC. I'll be doing all the hand-holding exercise. Like I'm always telling you, I'll be playing like a parent role, a mother's role in your career, and I'm going to take you through the journey of preparing for essay. We had a discussion कि what we have to deliver. So we are very careful about what we give it to you. अगर आपको लगता है कहीं पर समझ में नहीं आया, मल्टीपल कोचिंग्स कर ली, this is going to be your last bet. खेल लो इसमें, ठीक है. आपको निराश नहीं करेंगे हम लोग. Now that the prelims exam is over, आपका एक डाउनर का फेज आया. अगर आप prelims क्वालिफाई नहीं कर पाए and you want to set for 2026 का एग्जाम, then sir at this point we like to help them through the mains का कोर्स, that is our brainstorming कोर्स. इसको हमने और पहले से बेटर और बिगर बनाया है क्योंकि लास्ट ईयर इसको मैंने अकेले पढ़ाया था. नाउ आई हैव गिल सर का सपोर्ट एंड जेपी सर का सपोर्ट. हम 3 लेयर्ड अप्रोच यूज करेंगे इस बार. लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3. लेयर 1 में आई स्टार्ट द सिलेबस, आई मेक यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द टॉपिक. जो आपके नोट्स है मेरे साथ मिलकर बना लोगे आप लोग लाइव क्लासेस में. ठीक है. उसके बाद लेयर 2 पे चलेंगे. लेयर 2 पे गिल सर उसी टॉपिक की लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे आपकी. एंड फिर लेयर 3 पे जाएंगे अपन, जब आपका एग्जाम हो रखा रहेगा, देन आपको सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए सर विल टेक अ पर्सपेक्टिव सेशन. हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आपको अभी राइट नाउ एंड वील हेल्प यू विद दैट थिंग राइट नाउ. इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ फ्यू फीचर्स ऑफ इट एंड देन विल टॉक टू गिल सर एंड जेपी सर अबाउट द कोर्स फर्दर राइट. सर थोड़ा फीचर बता देते हैं इनको. देखिए, सबसे पहली चीज अगर फीचर की बात करें तो लाइव क्लास होगी. पहला डाउट आपका होता है तो क्लासेस विल बी एब्सोल्युटली लाइव. एंड देन हम क्या मेंस का पूरा सिलेबस कवर होगा. यस, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा. क्या आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे. हाँ जी सर, आपके नोट्स बन जाएंगे बच्चे. ठीक है. 2026 का अटेम्प्ट हम लिखने वाले हैं. ठीक है. इसके लिए विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवा दें एंड टू एंड. नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 लेयर्ड अप्रोच के बारे में. पहली लेयर में मैं क्या करूंगा, मैं लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो फिनिश कराऊंगा और आपको सोचना सिखाऊंगा एंड आप खुद के मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना लोगे. और नोट्स बहुत क्रिस्प होंगे, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में होंगे. अब एक लेयर कंप्लीट हो गया. सेकंड लेयर पे चलेंगे. अब गिल सर क्या करेंगे, आपके लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस लेंगे. जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उस पर 1 या 2 क्वेश्चन करा के ही विल टेक यू टू द लेवल कि वो आपको आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चरिंग करवा देंगे. देन कमिंग टू इसके करने के बाद क्या होगा कि आप आंसर राइटिंग में पक्का प्रॉमिस है कि प्रो हो जाओगे क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही इस पे बेस्ड है कि आपको हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों से पढ़ाएं. कोई फालतू बात नहीं करेंगे. सर प्लीज आइए ना. एंड नाउ कमिंग टू द पर्सपेक्टिव पार्ट ऑफ द जेपी सर. इन द पर्सपेक्टिव पार्ट व्हाट वी विल डू कि सर जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको सबको कनेक्ट करके वो डीपर एनालिसिस देखा है ना, जैसे वो आता है आपका आता था पहले बिग पिक्चर टाइप्स, तो वैसी चीज़ें. सर का 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है IRS में. ही हैव सर्व्ड इन मिनिस्ट्रीज, वेरियस मिनिस्ट्रीज, और इनका वो जो इन ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है वो उससे ना आपको अलग लेवल का पर्सपेक्टिव मिलेगा. लाइक ही इज गुरुज ऑफ गुरुज. ठीक है. सो विल गिव यू दैट काइंड ऑफ थिंग. वो लास्ट में मास्टरी सेशन देंगे आपको. ठीक है. तो सबसे हाई लेवल की बात हो जाएगी. बट बिफोर दैट आई शुड बिल्ड योर बेस. सर विल डू एक ऊपर और लेके जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग कराएंगे और उससे भी एक ऊपर सर लेके आपको चीज़ों को सोचना सिखाएंगे. विल मेक यू थिंक, बिल्ड योर ओन पर्सपेक्टिव्स. लॉजिकल पर्सपेक्टिव देना सर. राइट सर. ओके. नाउ कमिंग टू द, इनका नाम नजरिया रखा है हमने, पर्सपेक्टिव नजरिया बाई जेपी राव सर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं.
और आपके एसे एंड एथिक्स की क्लासेस भी जेपी सर ही लेंगे, ठीक है। एंड ही विल, सर थोड़ा एसे एथिक्स के बारे में थोड़ा बताइएगा सर इनको। Like unlike other subjects like art and culture, polity, sociology, ऐसा कुछ है तो हम लोग कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ बता सकते हैं, बट फॉर ऐसे नथिंग. Anything on the universe under the sun can be the topic. It can be philosophy, it can be science and technology, it can be anything. So how do we develop that ability to grasp the question and give it in a writing form? तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात होती है. जब आप लोग एग्ज़ाम लिख के बाहर निकल जाते हैं, मान लीजिए हम तीनों एग्ज़ाम निकल के बाहर आ गए, तो मुस्तफ़ा जी कहेंगे मैंने ऐसे लिखा है, और गिल सर ने कहा मैंने ऐसे लिखा है, और मैं कहूँगा मैं ऐसे लिखा है. सरप्राइजिंगली देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग आंसर. Essay is essay. It's your perspective, your point of view, the way you have presented your thinking. So evaluator will never ask you the right or wrong. How logical, how clearly, concisely have you put the idea. तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, which I am going to fill in that particular spot. Absolutely. In Dr. UPSC. I'll be doing all hand-holding exercise. Like I'll always telling you, I'll be playing like a parent role, a mother's role in your career, and I'm going to take you through the journey of preparing for essay. And coming to the ethics part, ethics again is a very wide subject, and ethics is all about the values. दो हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बुक है ही नहीं है, क्योंकि समाज में अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, जैसे चॉइसेस होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉ होता है, रेगुलेशंस होते हैं. इसकी कोई सब सिलेबस तो नहीं है, तो हम लोग इसको भी समझना है. सो द बेस्ट पार्ट आई वुड बी प्लेइंग इन एथिक्स इज आई विल गिव यू लॉट ऑफ लाइव एग्जाम्पल्स इन माई कैरियर एंड अदर माई ब्रदर ऑफिसर्स, सिस्टर ऑफिसर्स के करियर से मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स विल एनहांस योर एफिकेसी ऑफ योर आंसर. Indeed, sir, indeed. Absolutely. So that absolutely याद भी हो जाएगा, और शायद उनको समझ में भी हो जाता है, और you can present your answer much better. So that role I'm going to play and be doing all the help which going to make you excel so that your answer will be excellent. Absolutely, sir. और अगर आपका मेंस क्लियर होता है, then JP sir will personally guide you for the interview part. Absolutely. He'll groom you for the interview. ठीक है? So वहाँ तक की भी साथ है हमारे फिल्म्स के लिए या मेंस के लिए. मेंस के बाद भी we are with you. All right. Not only me, I'll also be getting you the former CBI director, who was also Commissioner of Police Delhi. Then there are other person from DOPT. He was also director DOPT and other people. And Civil Aviation का secretary है Satya Madam. She will also be there. All my friends. We'll all guide you for the We'll all be there in a panel, and we'll call you to a particular place to conduct interviews. So a lot of in-depth analysis, and also मॉक इंटरव्यू के बाद में आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाता है, जो वीडियो के रूप में होता है. आपको कहाँ कहाँ गलती की है, क्या कौन सा आंसर कैसे देना चाहिए था आपको, एंड व्हाट स्टैंड यू हैव टेकन, व्हाट शुड हैव बीन द स्टैंड, ये सारे बताए जाते हैं आपको. सो यू कैन इट बी रियली बेनिफिशियल फॉर अ रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू. Absolutely, sir. That will be really helpful. Yeah. Okay, guys. थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग, और फीचर्स देखते हैं इसके. देखिए, अगर हमारा क्या इंटेंशन होता है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, हम सोचना सीख लें, और हम आंसर राइटिंग सीख लें, ये तीनों चीज़ कोर्स में हम करा देंगे आपको. आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो फिर ये तो चलो कहने की बात है कि हाँ, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि 1 पेज 1 टॉपिक. एक टॉपिक पे उससे ज़्यादा आप जो है ना पढ़ नहीं सकते. पढ़ भी लोगे तो एग्जाम तक लिख नहीं जा पाओगे. तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में लिख सके. एग्जामिनर को नहीं फर्क पड़ता कि आपको कितना ज़्यादा आता है, आपको वो 150 वर्ड देखना है या 250 वर्ड देखना है. उसको ऐसे हुआ तो 1250 वर्ड देखेगा. बट 150 वर्ड में आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हो, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिकॉल कर पाते हो. मान लो आपने 10 पॉइंट पढ़ लिए एग्जाम में, तो मान लो किसी टॉपिक 5 ही पॉइंट लिखना है, 5 इशूज़ लिखने हैं, आपने 10 इशूज़ पढ़ लिया. अब दिमाग में क्या होगा एग्जाम में, कि जो इरेलेवेंट इशूज़ होंगे वो पहले लिख जाओगे एग्जाम में. बट आपने अगर 5 इशू पढ़ा है, उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करा है, वो इंपॉर्टेंट वाले इशूज़ आपको दिमाग में आएंगे एग्जाम में. दैट इज द रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम. ठीक है, और जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में रेप्लिकेट करने कोई फायदा नहीं है हमारे पास. समझ रहे हो? हाँ सर. ये जो पॉइंट्स मुस्तफा जी ने बताया, इनको हम लोग मैपिंग कैसे करते. अगर आप मैपिंग कर लेते हैं, वैल्यू मैपिंग करते हैं, तो आप कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से. या एब्सोल्युटली सर. वो इंटरलिंकेज करके पढ़ेंगे हम लोग, तो सब कुछ याद रहेगा आपको. ठीक है, बिल्कुल. रट्टा लाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो लगाए भी तो फायदा नहीं होगा.
नोट मेकिंग का एक रहता है कि हम टीचर के नोट्स यूज़ कर लेते, देखो भाई आपको अपने नोट्स बनाने होंगे और हमारे साथ बनवाओ, कोई आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास में बनवा दूंगा नोट्स आपके, तो आपको और की जरूरत नहीं है कि यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स कहीं और से, या कोई नोट्स खरीदने की जरूरत भी नहीं है। विल गिव यू, मैं पढ़ाते जाऊंगा, नोट्स बनाते जाओगे, हाथ का हाथ चलता रहेगा, और वही नोट्स ट्रस्ट मी एग्जाम में तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, आंसर राइटिंग भी हो जाएगी आपकी यहाँ पे। और डायमेंशन का एक रहता है ना कि मल्टीपल डायमेंशन करना, डायमेंशन जनरेट करना, वो सब सिखा दिया जाएगा क्लास में आपको। और देखो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे बहुत सारे मेंस के कोर्सेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, यू कैन फाइंड देम, यू कैन लाइक देम ऑल्सो, दे आर वेरी गुड ऑल्सो। बट अगर आप एक एवरेज एस्पिरेंट हो, आपको लगता है कि आपको कहीं से पढ़कर समझ में नहीं आया है, या आपको यू वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, प्लीज कम टू डॉक्टर यूपीएससी एंड वी वॉन्ट ये वेस्ट योर 6 months। आपके जो 6 मंथ होंगे, दिस आर गोइंग टू बी द मोस्ट फ्रूटफुल मंथ्स यू विल एवर स्पेंड फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। दिस इज आवर गारंटी, दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू। ऑल राइट, नाउ कम हियर। डिलीवरेबल्स क्या होंगे, हम क्या क्या चीज़ें आपको इस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें 200 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ लाइव सेशन, सब सारे लाइव ही सेशंस हैं, लेयर बाय लेयर डिवाइडेड होगा टॉपिक में, कुछ मैं पढ़ाऊंगा और बाकी का आंसर राइटिंग गिल सर करवाएंगे। गिल सर का 3 इंटरव्यू का खुद का एक्सपीरियंस, सर प्लीज आइए ना। गिल सर का खुद का 3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, ही हैज क्लियर 3 मेंस, तो उसको लेके ही विल बी एबल टू गाइड यू फॉर द आंसर राइटिंग वाला पार्ट, कि प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं आंसर, राइट सर। गिल सर आंसर राइटिंग बारे में बताइए। आंसर राइटिंग में यार एक चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंटेंट पढ़ना इज़ एक चीज़, मतलब दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द गेम। आंसर राइटिंग अपने आप में ना एक आर्ट है, वो एक सोचने का आर्ट है। आपके पास बहुत नॉलेज हो सकता है बट वो पेपर पे कभी उतरता नहीं है। जो आप में से फर्स्ट सेकंड अटेम्प्टर्स हैं, आपने कभी आंसर राइटिंग शुरू भी करी होगी, तो बहुत बार ये होता है कि यार ये टॉपिक ना अच्छे से रेडी हो गया, और अच्छे से रेडी होने के बाद आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हो, वो तब पेन नहीं चलता है ना। तो आंसर राइटिंग में सोचना कैसे, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना कैसे है, तो पहले हम दायरा बढ़ाने पे काम करेंगे कि आपका दिमाग कितना सोच पाता है, किस किस डायमेंशंस पे सोच पाता है। फिर सेकंड स्टेज ये आती है कि उस सोच को, उस सोचने की क्षमता को आपको 7 से 8 मिनट में कैसे करना है। बिकॉज जब आप रियल एग्जाम में लिखने जाओगे, 7 मिनट के आसपास का जो आपको टाइम मिलता है, उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को डिकोड करना है, उसकी डिमांड समझनी है। डिमांड समझ के आपके दिमाग में तब बहुत होगा, बहुत कुछ होगा, डेटा की प्रॉब्लम नहीं होगी तब मेंस में बैठोगे जब आप। इफ यू आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स एंड यू आर सिटिंग इन द मेंस, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेटा विद यू, बट प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि यार मैं किस डेटा को कितनी प्रायोरिटी पे रखूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो यार एजुकेशन के इशू पूछ लिए, अब उसमें तुम पहला पॉइंट लिख रहे हो कि भाई इन्फोडेमिक का इशू चल रहा है। एग्जामिनर एक मेच्योर है, मतलब ही विल बी एन एज्ड पर्सन, उसको होगा भाई तुम पहले बेसिक बातों की तो बात करो, तुम पेपर में कहीं पे पढ़ के इमेच्योर माइंड दिखाते हुए पहला पॉइंट ही लिख लो कि भाई इन्फोडेमिक की प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा। सो फिर हमें तीसरे लेवल पे ये काम सेट करना होगा कि हम एग्जामिनर को अपनी मेच्योरिटी कैसे दिखाएं। तो इन 3-4 लेवल्स को बेसिकली हम डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड आई विल बी हैंड होल्डिंग यू, और फिर हम अपनी आंसर राइटिंग को मतलब बेसिकली माहिरता हासिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोग सॉल्व एवरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सर ने खुद फेस करा है। और हम हर कंटेंट को बनाने से पहले, हर लेक्चर से पहले वी डिस्कस पर्सनली कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें, अभी भी इसको करने से पहले भी वी हैड अ डिस्कशन कि व्हाट वी हैव टू डिलीवर, सो वी आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी गिव इट टू यू। ऑल राइट गाइज, ठीक है। एक बात हाँ मुझे सर। यहाँ पर कुछ ऐड करनी है, जैसा गिलजस ने कहा है, डेटा तो हमारे पास है और हम दे बीइंगे, बट टू बिकम अ वेरी गुड राइटर इन एसे, वन शुड ऑल्सो बी अ गुड रीडर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कहीं भी, पहले 3-4 लाइन तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, बट व्हेन यू कम टू द मिडल ऑफ द एज, you don't know why are you reading and what are you reading it. This is a very common problem, it happens. Then don't you worry, you're not alone. It's a universal phenomenon, because you have to catch the comprehensive method and not the understanding method. The difference between understand and comprehend: understand the way it happens to you, comprehend the way the author wants you to. So जब आप ऐसे एक आंसर लिखते हैं, does your wavelength and your frequency matches with the evaluator's frequency? अभी दोनों की अगर मैचिंग हो रहा है, then you will get through with your answer. You can convey whatever you want to. That would be the ideal way of saying it. मैं एक बार स्टूडेंट्स को सर बोलता होता हूँ कि मतलब जब आंसर लिख के आते हो तो उसको ऐसे लिखो कि काइंड ऑफ यू आर राइटिंग अ लव लेटर,
बिकॉज जैसे मान लो अभी मैंने एक बात बोल दी, आपको समझ नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा समझाने के लिए, लेकिन एग्जामिनर में और आप में द ओनली पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट वन पेपर। तो आप कैसे उस बात को बोल रहे हो, उस बात के लिए एग्जाम्पल लिख के कैसे उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, बिकॉज जब आप लिखते हो वो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, सब्जेक्टिविटी से उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी इस लाइन का मतलब यही है, तो उसके लिए वी हैव टू सप्लीमेंट इट विद एग्जांपल्स विद डेटा एंड ऑल, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कुछ आपके ऊपर से नहीं जाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर कोचिंग में यही होता है कि टीचर तो पढ़ा देते हैं सर, बट वो समझ में नहीं आता। तो विल मेक श्योर कि हम आपको वैसे पढ़ाएं जो आपको डॉक्टरी बेसिक का बेसिक फंडा ही है ये दोस्त, कि हम आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आएगा। हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे जो आप पढ़ना चाहते हो या फिर जो लोग पढ़ा रहे हैं। डिमांड ऑफ द एग्जाम एंड यू शुड कॉम्प्रेहेंड एंड अंडरस्टैंड इट। ऑलराइट, That's what is hand holding is all about. एब्सोल्युटली सर। फिर हम लोग लाइव आंसर राइटिंग से बता दिया कि लाइव आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे आपके। देन मेंस का मॉक टेस्ट होगा। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, हम लोग मेंस का एक मॉक टेस्ट लेंगे। उस मेंस के मॉडल आंसर मिलेंगे एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे जो सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं आपके। एंड देन द सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। हमारे इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर हैं, ही विल मेक अ छोटा सा वीडियोस ऑफ एवरी टेस्ट कि इस क्वेश्चन को ना आपको ये चीज क्वेश्चन का डिमांड था, ही विल डिकोड इट सो दैट यू कैन सेल्फ इवैल्यूएट योर आंसर्स इन मे बी एन आवर और समथिंग। यू कैन इवैल्यूएट इट योरसेल्फ कि ये डिमांड सी आपने करी कि नहीं करी। तो जो फाइनेंशियली, जैसे मान लो इवैल्यूएशन इज अ थिंग जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो जो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली, जैसे हमारा क्या अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम, ये चीज़ है। वी ट्राई टू सॉल्व द अफोर्डेबिलिटी का इशू। तो अगर मान लो कि आपके पास 50,000 रुपये नहीं है इवैल्यूएशन कराने के लिए, तो क्या नहीं करोगे कि यूपीएससी आपके लिए नहीं है? तो उसका हमने एक साइंटिफिक सोल्यूशन निकाला है। सेल्फ इवैल्यूएशन के पॉइंटर्स हमारे मेंटर आपको देंगे एंड लुक एट दैट वीडियो, लुक एट दैट मॉडल आंसर एंड यू कैन इवैल्यूएट कि भैया ये सारे पॉइंट्स मेरे पास आए कि नहीं आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गोइंग अहेड ऐसे एथिक्स क्लासेस सर लेंगे। केस स्टडीज विल गिव यू प्लेंटी ऑफ केस स्टडीज अबाउट हिज ओन लाइफ, हिज बैचमेट्स एंड हिज ओन कलीग्स के लाइफ का। सबके सब सिविल सर्वेंट्स ही हैं। देन इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस बाई वीकली, वीकली गाइडेंस सेशन बाई सर हिमसेल्फ। देखो इंटरव्यू गाइडेंस बाद में जो देंगे ही देंगे आपको, अभी भी हम आपको थोड़ा ग्रूमिंग कराएंगे, सोचना सिखाएंगे बेसिकली। तो ऑन इशूज, जैसे वीक में आज एक इशू चल रहा है, पर्सपेक्टिव डेवलप कराएंगे आपका कुछ सेशंस लेके हम। ठीक है, सर से पर्सनल सेशन आपका होगा, आप अपने 1-to-1 डाउट भी सर से पूछ सकते हो उन सेशंस में। ठीक है, वीकली डाउट सेशन होगा। मान लो जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है उसका डाउट आपका हो जाएगा, वीकली डाउट सेशंस। एंड स्टडी मटेरियल की बात करें, लोग कहते हैं स्टडी मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मिलेगा। करंट अफेयर का पूरा मॉड्यूल मिलेगा आपको, एवरीथिंग यू नीड इट विल गिव इट टू यू। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं आपको, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को जो गिल सर हैं उसी पे लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे। तो वो जो प्रॉब्लम जो है आपने क्लास में आज पढ़ लिया, अब जब लाइव सेशन में जाओगे सर के सेशन में, ही विल मेक यू राइट। अब आप साथ साथ उनके लिखते चलोगे एंड देन यू इवैल्यूएट लाइक दैट। ठीक है, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मजा आ गया मुझे लिख के। चलिए, ये सारी बात होगी। तो देखो ये आउटकम है कि कोर्स कंप्लीट करते करते तक बाय द एंड ऑफ 6 months यू विल फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट पर्सन। आप अपना सिलेबस खत्म कर चुके रहेंगे पूरे मेंस का। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस मेंस्टॉर्मिंग का कोर्स 6 महीने के बाद जनवरी में जब आप अपने से मिलोगे या आप खुद को देखोगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ कि भैया मेरा मेंस का सिलेबस खत्म हो चुका है, जीएस कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट, आपके खुद के नोट्स बन चुके हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सीख चुके हो, सोचना सीख चुके हो, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज करना सीख चुके हो कि एग्रीकल्चर को इकॉनमी से कैसे जोड़ना है, सोसाइटी को इकॉनमी से कैसे जोड़ना है। इफ देयर इज इशू ऑफ हंगर, तो हंगर इज अ मल्टी डायमेंशनल इशू, सोसाइटी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, पॉलिटिकल एंगल भी है। इफ द स्कीम इज नॉट इंप्लीमेंटेड इट विल हैव रिपरकशन इन द हंगर। ठीक है, आपने अगर मिड डे मील स्कीम चलाई है, अगर उसका लास्ट माइल कनेक्टिविटी हुआ नहीं, लोग तक पहुंची ही नहीं स्कीम, तब तो भैया सॉल्व नहीं हुआ। तो दैट हैज पॉलिटिकल इशू ऑल्सो। सो देयर आर मल्टी डायमेंशनल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड that you will learn over all everything you will learn here. ठीक है, you will be a mains ready by November, December and max January depending on the batch you are enrolled in. If you enrolled in the first batch, you will mains ready by December और max January end तक। ठीक है, आपके खुद के ऑर्गेनाइज नोट्स हो जाएंगे GS 1, 2, 3 and 4 के, एंड करंट अफेयर्स भी आपका इंटीग्रेटेड होगा, ऐसे ऑल्सो, एथिक्स ऑल्सो। ठीक है, करंट अफेयर के आपके सारे इंटीग्रेशन हो जाएगा क्लास में ही। ठीक है, एंड अल्टीमेटली टू द एंड ऑफ टू समराइज एवरीथिंग, you will be a pro in answer writing, your notes will be completed, you develop the critical thinking, brainstorming and dimension generating. ठीक है, चलिए ये सारी बात। हाँ सर, आप इस प्रोग्राम के बाद में एक बार उसको कोर्स आउटकम के बाद में आप शायद किसी और से भिड़ते हैं, कभी और से मिलते हैं, किसी और एस्पिरेंट से बात करते हैं, you will find a remarkable and a marked change in yourself when compared with you and other candidates. This is our guarantee to you, because we are going to transform you, because we have a transformation technology system where we are going to change you to be a very successful civil aspirant. I mean, that's the promise we are going to make. After the session is completed, जैसे मुस्तफा जी ने कहा है कि भाई एंड ऑफ
December we'll be able to complete. January first week, go and meet any aspirant in India and compare your stand and his stand or her stand. You find that you are a few notches above the other aspirant. I mean, this is the promise that we are going to make from my side, and Dr. UPSC, we are going to make this promise to you. इंडीड सर, इंडीड सर. सो ये एक कोर्स का शेड्यूल दिखा देता हूँ मैं आपको. वीक 1 में हम स्टार्ट, वीक 1 and 2 विल स्टार्ट द आर्ट एंड कल्चर. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर का पहले ऐसे मान लो कि इसमें मेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा. वट एवर द मेनस्टॉर्मिंग सेशन इज, दिस विल इंक्लूड द सिलेबस कवरेज प्लस द आंसर राइटिंग सेशंस. आई विल कंप्लीट द सिलेबस. गिल सर हाँ, एंड गिल सर विल डू द लाइव आंसर राइटिंग सेशंस. ठीक है. ये सिलेबस पूरा चलता जाएगा आपका. ये सिलेबस आपके इसमें है ब्रोशर में, यू कैन सी दिस. ठीक है. ये चल रहा है वीक 17 तक ये सिलेबस चल रहा है आपका. ठीक है. एंड दिस विल गो, इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे. जैसे इकोनॉमी को हमने 2 वीक दे दिया, एग्रीकल्चर को 1 वीक दे दिया. ठीक है. ऐसे करके विल डू दैट. जिसको जितनी इंपॉर्टेंस होगी उसको उतना हम देंगे. पॉलिटी को हमने 3 वीक दिया है बिकॉज पॉलिटी इज दैट इंपॉर्टेंट. 100 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले पॉलिटी से ही आता है. ठीक है. तो ये सारी चीजें गाइज, जो भी आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा, वो हम करेंगे. ठीक है. नाउ टू गिव यू अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन, आपको अगर कोई डाउट आता है, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम. दिस इज अ नंबर, यहाँ पे नंबर आपको डिस्प्ले में दिया हुआ है. यू कैन टेक द नंबर, ब्रोशर में भी गिवन है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट टेल यू कि अभी हम आपको एक छोटा सा डेमो तो नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि छोटा सा विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कि हम करने क्या वाले हैं. बिकॉज देख यार, द टॉपिक वी हैव सिलेक्टेड इज द प्राइमरी एजुकेशन. एजुकेशन जब हम पढ़ाएंगे आपको तो मैं 2 घंटे में सिर्फ एजुकेशन ही पढ़ाऊंगा आपको. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक लॉन्च वीडियो में हम इसको पूरा बता सके. जस्ट टू गिव यू ट्रेलर. ठीक है, कि आगे पिक्चर में क्या होने वाला है. ठीक है. सो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. थ्री लेयर्ड अप्रोच कि प्राइमरी एजुकेशन के टॉपिक को आई विल टेल यू कि किस तरीके से क्या फ्लो रहेगा, मैं कैसे डिस्कस करूंगा. एंड देन उस टॉपिक पे एक क्वेश्चन उठाएंगे एंड गिल सर विल डू द लाइव आंसर राइटिंग ऑन दैट टॉपिक. एंड थर्ड लेयर में जेपी सर विल टॉक अबाउट द एडवांस चीजें कि व्हाट इज द क्रिटिकल इशू, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग क्या है. 5 मिनट मैं लूंगा, 5 मिनट सर लेंगे, 5 मिनट सर लेंगे. ठीक है. सो सर शुरू करते हैं. बिल्कुल ठीक है. जब हम शुरू करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की बात हम करते हैं. ठीक है. देखो ध्यान सुनना, मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं, आपको पढ़ाने की भी जरूरत है भी नहीं. मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे पहले कोटिंग करनी है, मैपिंग करनी है कि टॉपिक आया कहां से. तो प्राइमरी मैपिंग जो है आपका एज अ टॉपिक, एक सेकंड रुक जाइए, लेट मी जस्ट टेक आउट द पेंसिल. ठीक है. ठीक है. तो तू एक बात बता, प्राइमरी एजुकेशन कहां से आई है? GS 2 के तुम्हारे सिलेबस से आया है. दैट इज अ सोशल जस्टिस. अरे हाँ यार. ठीक है. एजुकेशन नाम का वहां पे टॉपिक है, वहां से हमने इसको उठाया. जब हम एजुकेशन पढ़ेंगे विल डिवाइड द एजुकेशन इनटू सेवरल स्टेजेस, क्योंकि भाई स्टेज में पढ़ना है. सबसे पहले क्या आता है? यू हैव योर प्राइमरी एजुकेशन. अरे बोलो यार. ठीक है. देन सेकेंडरी एजुकेशन एंड देन योर हायर एजुकेशन. राइटिंग अच्छी नहीं आ रही क्योंकि ये पेन अच्छा नहीं है. ठीक है. मेरी राइटिंग अच्छी है. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि मैं अगर तुमसे बात करूं कि प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे क्या कुछ इश्यूज होंगे, हाँ जी सर होंगे. इन इश्यूज का क्या कोई सोल्यूशन होगा? हाँ जी सर होगा. वे फॉरवर्ड होगा. क्या सेकेंडरी स्टेज पे भी कुछ इश्यूज होंगे? हाँ जी सर होंगे. तो यहां पर भी इश्यूज हैं. इन इश्यूज का क्या वे फॉरवर्ड सोल्यूशन हो सकता है? हाँ हो सकता है. हायर लेवल पे क्या है कि नहीं है, यहां पर भी इश्यूज हैं एंड यहां पर भी एक वे फॉरवर्ड है. अब देखो हमने किया क्या, हमने पूरे एजुकेशन के टॉपिक को हमने लेयर वाइज डिवाइड कर लिया. एक्चुअली में तुम अगर जाओगे, बच्चा पढ़ाई चालू करेगा तो पहले प्राइमरी में जाएगा, पहले प्री स्कूल वगैरह सब प्राइमरी में आपके उससे प्रोग्रेशन चलेगा. दिस इज अ प्रोग्रेशन दैट यू विल सी. ठीक है. इससे हुआ क्या, दिमाग में एक मैप बन गया, माइंड मैप जिसको बोलते हैं. नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ चलेगा. अब मेरे को पता है सिर्फ इशू फॉरवर्ड में बात करनी है, इशू सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन. अब तुम जाकर यहाँ पे बैठ जाओ, सोचो कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, आंगनबाड़ी में पढ़ता है या मान लो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, गांव के गवर्नमेंट स्कूल को इमेजिन करो. क्या प्रॉब्लम दिखती है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. क्या प्रॉब्लम दिखती है? टीचर्स आते नहीं है, टीचर की अटेंडेंस अच्छी नहीं है. टीचर आते भी हैं तो टीचर की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है. इसका मतलब कि पहला प्रॉब्लम तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में. दूसरा प्रॉब्लम जो टीचर्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी में इशू है, उनके अटेंडेंस में इशू है. थर्ड इशू तुम इमेजिन करो कि अब बच्चे के साइड का इशू इमेजिन करो. द चाइल्ड हैज इश्यूज, चाइल्ड स्कूल आता नहीं मतलब कि अटेंडेंस का इशू है, एब्सेंटिज्म है. अगर बच्चा स्कूल आ भी गया तो फिर क्या करता है, वो पढ़ने में ध्यान घूमने निकल जाता है, अटेंडेंस लगा. क्यों? क्योंकि गेहूं दे रहे थे उसको हम लोग, मिड डे मील स्कीम. द मिड डे मील स्कीम वाज गिवन टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड इट वाज सक्सेसफुल. अभी देखो इसका इशू तो दिखा रहे हैं, क्या कुछ पॉजिटिव दिखा सकते हैं? यस, देयर इज अ पॉजिटिव आउटकम आल्सो. देयर इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट की मिड डे मील के इंट्रोडक्शन के बाद अटेंडेंस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. बट क्या कंप्लीट हो चुकी? नहीं, क्योंकि बच्चा आता है, अटेंडेंस लगाता है, गेहूं लेता है, भाग जाता है. इससे हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की थी, एजुकेशन प्लस हंगर, माल न्यूट्रिशन. ठीक है. पहले हमने क्या करा, उनको एजुकेशन दिया, अटेंडेंस बुला लिया उनको. फिर देखा कि सिर्फ गेहूं दे रहे हैं, गेहूं देने से हमने उसके हंगर का इशू सॉल्व कर दिया.
बट अभी भी हिडन हंगर था, न्यूट्रिशन इशू है उनको, तब हमने उसमें ऐड करने की पोषण स्कीम की। नाउ वी आर ट्राइंग टू टारगेट देम मल्टी डायमेंशनली कि हंगर का इशू भी सॉल्व करो भाई, हिडन हंगर भी सॉल्व करो और एजुकेशन भी कर लो। दैट इज हाउ ब्यूटीफुल द पॉलिसी मेकिंग इज, एंड सबका कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस पॉलिसी मेकिंग से ही है। इफ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, ट्रस्ट मी, आपके कुछ भी नहीं है। तुम अगर बोलो यहाँ तो अच्छा है भाई, यहाँ आ जाओ हायर एजुकेशन में। हायर क्या होती है? इंजीनियरिंग, डॉक्टर, क्या इशू है? सोचो वहाँ पे, बहुत हायर चले जाओ, क्या आउटकम? आउटकम नहीं है यार, स्किल ओरिएंटेड स्टडी नहीं है हमारी, करिकुलम आउटडेटेड है, जो आज पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है, ठीक है, यही सारे इश्यूज है ना। और देखो आगे उससे और ऊपर चले जाओ, बहुत हाई एजुकेशन में, पोस्ट ग्रेड में चले जाओ, रिसर्चर्स का नंबर कम है, एंड दैट इज वाई इंडिया में क्यों कम है? क्योंकि इंडिया में R&D की स्पेंडिंग कम है। ये GS3 का टॉपिक तुम्हारा है, R&D, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इंडिया में R&D की स्पेंडिंग आई थिंक 0.2% के आसपास है, आई डोंट रिमेंबर द डेटा एक्जैक्टली, बट ऐसा कुछ है, ठीक है। तो स्पेंडिंग इज लेस, डेटा तो अपने दिमाग पे याद कर लेंगे भाई, दिमाग में पता होना चाहिए कि स्पेंडिंग इज वन ऑफ द इश्यूज, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सेकेंडरी में क्या है? अब सेकेंडरी में जाकर तुम सोचो, एक होमवर्क ले लो, सेकेंडरी में तुम खुद से सोच लो क्या इश्यूज है, ठीक है। अपन ने ऐसा करा, दैट इज वेयर विल प्रोग्रेस। अब इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, ठीक है। जेपी सर ने बनाया है क्वेश्चन कि हैज प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया इफेक्टिवली सर्व्ड एज अ फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन। क्या मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन हमने उठाया, क्या ये सेम टॉपिक पे बेस्ड है? हाँ, लेकिन जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, ये लेयर 2 है, जो कंटेंट दिया है, क्या उसको यूज करके यू कैन राइट दिस? राइट कर सकते हो। बट सर ने, गिल सर ने बोला कि पढ़ना अलग बात है और उस पर लिखना अलग बात है। नाउ गिल सर विल टेल यू कि इसमें क्या डेटा कोड कर सकते हो, कैसे स्ट्रक्चर होगा आंसर का। अब देखो लाइव लेयर 2 में आते हैं, मैंने पढ़ा दिया, अब गिल सर विल डू द आंसर राइटिंग ऑन द सेम टॉपिक। सर एक बार आंसर राइटिंग करके इनको बताइए। सो सबसे पहले व्हेन वी आर गोइंग टू रीड एनी क्वेश्चन, तो आपको ना क्वेश्चन को डीकोड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना। जैसे इस क्वेश्चन को हम देखें तो वो पूछ रहा है कि हैज़ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया इफेक्टिवली सर्व्ड एज अ फाउंडेशन फॉर हायर लर्निंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। यानी कि पिछले 20-30 साल में जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, क्या उसने जो हायर एजुकेशन में हमें जैसा लॉट चाहिए वैसा लॉट प्रोवाइड करके दिया है कि नहीं दिया। एंड द कीवर्ड हियर इज दैट वी हैव टू एग्जामिन इट क्रिटिकली, दैट हमें ये बताना है कि कहाँ पे उसका जो लूप होल्स हैं वो रह गए, राइट। अब सबसे पहले यू हैव टू गो विद एन इंट्रोडक्शन। एक चीज आंसर राइटिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि कंसेप्चुअल गेम है, 70-75% इज अ कंसेप्चुअल गेम। लेकिन जब आप अपना आंसर लिखने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें रटनी भी पड़ेंगी। वो ये हो सकता है कि आपकी जो प्रीलिम्स की अंडरस्टैंडिंग है आपको वहीं से याद है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में लिखना है, तो 2-3 तरीके की इंट्रोडक्शन हो सकती है। सबसे पहले जस्ट गो विद द नॉर्मल थिंग, वो होती है उसकी डेफिनेशन। अगर कुछ भी नहीं आ रहा उसको डेफिनेशन लिख दो, लेकिन उसको थोड़ा आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट दो, क्योंकि ये GS2 का पेपर है ना। तो लेट से आपको आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए सबको याद होगा, या अगर ये नहीं याद आ रहा है तो आप सबको राइट टू एजुकेशन का एक्ट याद होगा जो 2009 में आया था। अगर वो भी नहीं याद है तो कईयों को लेट से 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद होगी जो साल हम 2002 में लेके आए थे, राइट। सो ये सब चीजों से आप एक डेफिनेशन लिख दो और इन सब चीजों से सब्सटैंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, दिस इज फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल, अगर मान लीजिए आपकी तैयारी थोड़ी और मैच्योर है, आपको कंटेंट कोई दिमाग में आ रहा है कि भाई देखो यार एक ऐसे ऐसे करके कोई संस्था है जिसका नाम असर करके है, मैंने ये पढ़ा था। अब असर आपने अगर पढ़ा था तो असर के कॉन्टेक्स्ट से इंट्रोडक्शन बना दीजिए। सो वो एक लेवल और ऊपर चला जाएगा कि भाई रिसेंटली इन असर रिपोर्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन में भाई इतना इतना आया है ना, तो उसका इंपैक्ट आगे जाके क्या पड़ेगा। नाउ आंसर ठीक है डिस्कस करेंगे, मतलब इट विल बी लॉन्ग, बट लेट मी टेल यू हाउ टू फ्रेम द पॉइंट्स नाउ। तो अब आपको ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी है। तो लेट्स से दैट कि वो चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है। अब आपके मन में ऑलरेडी जो पढ़ के आए हो आप, उससे अगर हम आंसर राइटिंग के मूव कर रहे हैं तो आपके मन में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में आधा जो मैंने पोर्शन बताया कि 75-80% इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, 20% क्रैम करना है। लेट अस ब्रिंग आउट द पॉइंट्स जो हमारे पास हैं जिससे हम आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन का कोई बच्चा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, इशू नंबर 1 किसका आएगा? ट्रांसपोर्टेशन का। द इशू विल बी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स से एट सेकेंड पॉइंट, ये दिमाग में कहानी बना लो, ऐसी कहानी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जब हम करेंगे वो हर एक टॉपिक की बना के चलेंगे।
तो पॉइंट नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर वो बच्चा जाके क्लासरूम में बैठ रहा है, ऐसा ही होता है ना, तो जर्नी उसकी वैसी चल रही है, वैन लेने आएगी, बच्चा जाके क्लासरूम में बैठ रहा है यार। क्लासरूम में बैठने के बाद किस पे बैठेगा? किसी बेंच पे। तो सेकंड प्रॉब्लम इज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डीकोड कर लो। इफ स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बाद में बोर्ड है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है भाई, उनके पास जो बोर्ड है वो डस्टर वाले होंगे, है ना। सो प्रॉब्लम कम्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, वहां पे लैक करती है ये चीज। अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आज नहीं यूटिलाइज कर रहे हो तो भाई जिस स्टैंडर्ड के ऊपर हायर एजुकेशन होगी, आप वहां जाके लोगों से लेफ्ट आउट फील करोगे। क्योंकि कई बच्चे वहां पे ऐसे हैं जो अच्छे स्कूलों से पढ़ के आए हैं। यहाँ पे एक लैंग्वेज का भी आप माध्यम यूज कर सकते हो कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, उनको बाद में जाके समझ ही नहीं आती जब सब लोग कंबाइन होते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? बच्चे बच्चे बैठ गए, बेल बजी, टीचर एंटर्स इनटू द क्लास। सो अगला चीज आएगा टीचर का। अब टीचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक तो टीचर ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद लिंक करो कि व्हेन टीचर कम्स, तो हमने एक प्रॉब्लम बता दिया टीचर ट्रेनिंग का। बट व्हेन टीचर कम्स, वन थिंग विच इज गोइंग टू कनेक्ट द टीचर एंड स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से वो दोनों यहां पे हैं, वो क्या है? करिकुलम। तो इनका करिकुलम और सिलेबस भी आउटडेटेड है, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, लेक्चर 1 हुआ, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे ही आपके स्कूलों में भी होता होगा, राइट? उसके बाद क्या होता है? ब्रेक। अब ब्रेक में दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू गो आउट, बाहर जाके वो बच्चा खाना खाएगा, या खाना खाने के बाद वो सैनिटेशन रूम, मतलब अपना वॉशरूम्स वगैरह जाएगा। अब यहाँ पे मिड डे मील की अगर आप बात करो, तो जैसे आपको सर बता के भी गए कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर, तो मिड डे मील न्यूट्रिशियस नहीं है बेचारे, राइट? उसके बाद अगर सैनिटेशन की बात करो, वॉशरूम्स की बात करो, तो वहां पे सैनिटेशन और हाइजीन का प्रॉब्लम है। देन लेट्स से स्कूल बच्चे का खत्म हो गया, अब बच्चा जाता है घर। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स, दे बिलोंग टू पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली इतने वेल ऑफ नहीं होते। अब वहां पे प्रॉब्लम आता है जीईआर का, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। सो उनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स जैसे वेट नहीं करेंगे कि भाई हमारा बच्चा 14 साल तक पढ़ रहा है और उसके बाद जाके वो हायर एजुकेशन में जाएगा और बाद में जाके वो हमारे लिए रिटर्न ला के देगा। उनको ये भाई कल के दिन खाएंगे क्या उठ के, राइट? तू मेरे साथ चल, 100-150 रुपए एक्स्ट्रा कमा के ले आएंगे, तो तू मेरे साथ काम कर ले, राइट? सो वहां पे पेरेंटल माइंडसेट का प्रॉब्लम है, तो हमें उसको भी टैकल करना होगा अगर हमें प्राइमरी एजुकेशन को डील करना है। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में वो बच्चा किड है, उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स का कॉन्सेंट कितना है उसके साथ वो मैटर करता है अगर उसको स्कूल भेजना है तो। देन लेटर ऑन, अब जो भी मतलब अगर मान लो इतने पॉइंट्स, वैसे तो हो गए 10-12 पॉइंट्स हो गए, इतने तो वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। सो दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट डेटा। अगर ऐसे सोचोगे तो पॉइंट्स बहुत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लेट्स से दैट एक लेवल और आगे लेके जाते हैं, दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स में होंगे, उनका एक छोटा भाई बहन होगा घर पे। लेट्स से बच्चा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में, उसका छोटा भाई बहन होगा। सो देयर विल कम अ प्रॉब्लम ऑफ सिबलिंग केयर, क्योंकि उसके माँ बाप तो दिहाड़ी करने के लिए चले जाएंगे, घर पे उसको छोटे बच्चे को देखना है, तो वो बच्चे को देखेगा या जो टीचर ने पढ़ाया उसका होमवर्क करेगा। एंड इन द एंड लास्टली यू कैन टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ द जनरल सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी जो है वो गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। वो एक जनरल पॉइंट आ गया। अब आप यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पॉइंट्स हो गए। अब मुझे यह बताना इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं पता था। अगर तुमने तैयारी शुरू भी नहीं करी है, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें नहीं पता था? एब्सेंट थी वो सोच। यही सोचना है और इसी सोच को सेकंड लेवल के ऊपर जाके हमको फास्ट करना है ताकि 7 मिनट में भाई लिख सके। अब इसके बाद जो मैं दूसरे लेवल की बात कर रहा था कि भाई मान लो आपने ये लिख दिया कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है या टीचर ट्रेनिंग का इशू है, तो आपको ऑलरेडी दिमाग में जो 20% रटने वाला पार्ट है उसमें पता होना चाहिए कि भाई एक तो एजुकेशन में एमएचआरडी की कोई रिपोर्ट आती है, एक असर की रिपोर्ट आती है, या वर्ल्ड लेवल के ऊपर डब्ल्यूएचओ की क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, या किसी और संस्था की यूनिसेफ की क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन रिपोर्ट्स में से एक एक 2-2 पॉइंट्स आपको रट के रखने हैं, जिसका हम आंसर राइटिंग में ही साथ में एक मैं शीट बनवा दिया करूंगा कि भाई इसकी ये रिपोर्ट आई थी, असर रिपोर्ट में से जीआर का डेटा देख लो, टीचर ट्रेनिंग का डेटा देख लो, सो दैट आपने ये पॉइंट लिखा, लिखने के बाद आप एग्जाम्पल दे रहे हो एग्जामिनर को ऐसे करके कि सर मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं। बिकॉज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम में लिखा भी है ना, तो किसी को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, राइट? अपना नहीं वहां पे बताना कि सर इफ आई एम टेलिंग दिस इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्टिव लाइन विच आई हैव टोल्ड यू। तो एग्जामिनर को भी पता होगा कि भाई ये बंदा इस पॉइंट को क्यों बोल रहा है,
राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो विद आंसर राइटिंग. अब आई विल कॉल जेपी सर, तो आपको जो अगले पर्सपेक्टिव का आइडिया देंगे. Thank you, Gil sir. Yeah. Did you move this? So here, thank you both the faculty members. A very good insight, very good introduction, and very good way of writing the answer. And I'm very happy. Now my role यहाँ पर मैं जो काम करने वाला हूँ आपके लिए is going to be a perspective. एक नजरिया, एक दृष्टिकोण, the way you see it. Exactly what happens here is, have you ever seen a building without a foundation? बिना बुनियाद का कोई बिल्डिंग देखी आपने? नहीं. तो primary education is the foundation for a larger building. That's basically the sense I'm giving you. But let me go one step further. Government can talk about a 5 trillion economy. We heard about the third largest economy, fourth largest economy. जो भी हो रहा है शायद हो सकता है. But here we want accountability. If I'm appointing a teacher, I will ask the teacher, end of the day, what is the outcome? As a district magistrate, जब आप यूपीएससी का आंसर लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरह मैं देखूंगा समाज को. द गवर्नमेंट वांट्स यू टू थिंक लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिसर. व्हाई यूपीएससी मेक्स यू आस्क यू दिस क्वेश्चन हियर इज, हैज प्राइमरी एजुकेशन बीन अ फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन? नो, इट्स नॉट दैट. आज तक तो नहीं हुआ. क्रिटिकली एग्जामिन कहा. तो हम लोग थोड़ा सकारात्मक आलोचना करके बता रहे कि भाई टीचर्स अपने काम शायद नहीं कर रहे हैं. Now what am I doing is I'm adding spice to it. I'm garnishing it so it becomes all the more tastier. Your answer should touch the evaluator, because UPSC never asks you a knowledge point. It asks you how are you going to solve the problem. क्या आप समस्या को जानते हैं? हाँ जानते हैं. तो हल क्या है इसका? ये है सर, अगर मैं डीएम बनूंगा तो मैं हर स्कूल में, मेरे जिले में जितने भी स्कूल से, सारे टीचर्स को अकाउंटेबल बनाऊंगा. मतलब अगर इस क्लास में से अगर मैं कभी टीचिंग स्कूल पे गया, इंस्पेक्शन किया और एक बच्चे से पूछा है भाई एलसीएम क्या है, तो बच्चे बताना चाहिए मुझे. इफ आई आस्क सम पोएट्री, उनको बताना चाहिए. अदरवाइज आई विल टेक द टीचर इनटू फॉर द टास्क. अगर ये मैं बताऊंगा मैं आंसर में, then the evaluator knows that you are a civil aspirant material. And believe me beta log, no one in this country can stop you from becoming a civil servant if you know what you write logically. These two words possibly can sum up the logical aspect of writing the answer. अब इन पे ध्यान दे दो, ज़्यादा सोचो. सोचो का मतलब है एनालिटिकली सोचो, विश्लेषणात्मक सोच होता है कि ऐसा क्यों है. जब आप अखबार पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों है? आस्क योरसेल्फ, कीप ऑन एनालाइजिंग द सोसाइटी, देन देयर नथिंग लाइक इट. नाउ लेट मी गिव अ सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग द any question for that matter, because I have been asked to do the analysis of it. So let me go and give you one strategy. Play safe. मेरा ही एक और स्ट्रैटेजी मल्टीपल चॉइस के लिए मैंने यूज किया था, फॉलो रूल. अब है प्ले सेफ मीन्स के लिए, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूट द आंसर. पहले आप सवाल को सिंप्लीफाई कर लो अपनी शब्दों में. चाहे तो आप एक पेंसिल लेके अंडरलाइन भी करो, कीवर्ड्स क्या होते हैं. अब एनालाइज करो, विश्लेषण करो, करना क्या चाहिए यहाँ पर. तो अब फॉर्मुलेट करो स्ट्रैटेजी क्या है इसके लिए, कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एग्जामिन कहा, हाँ तो क्रिटिकली एग्जामिन कहा, तो ये करना चाहिए, तो कर लो. अब जैसे पॉइंट बन गए, जैसे गिल सर ने बताया 11-12 पॉइंट्स, आप 4-5 जो आपको रेलेवेंट लग रहा था तो लिख लीजिएगा. कि हम लोग इतने एक्सपर्ट्स हैं कि हम लोग 20 पॉइंट भी बताएंगे. तो आपको जो चाहिए वो अच्छा लगा वो आप लिखेंगे. बट डोंट फॉरगेट, देयर आर नो राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स. बिल्कुल नहीं होते. ये आपकी एक पर्सपेक्टिव है. सो दैट शुड बी समिंग अप द 3 पार्ट्स ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द प्रोग्राम. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बट डोंट फॉरगेट, वी आर विथ यू. वी बिलीव योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू.
ऑलराइट गाइस, सो ये हमारी तरफ से एक सेशन था टू गिव यू द ओवरव्यू कि हम क्या करने वाले हैं आपसे इस मेनस्टॉर्मिंग के कोर्स में, ठीक है। इसका प्राइस हमने ऐसा रखा है कि इस देश का हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, उसको क्वालिटी एजुकेशन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिल सके ऐसे अफोर्डेबल प्राइस में जो ट्यूशन क्लास की फीस है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस वी आर कीपिंग मेनस्टॉर्मिंग का? 6,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, 639 इंक्लूडिंग जीएसटी, राइट। 6,300 इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब उसमें जीएसटी का इंक्लूड है। व्हाट इज द प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी? क्या है विदाउट जीएसटी? 5,400. So the price around 5,400 exclusive of GST, plus GST it's around 6,300 or something, right? So we try to keep it as minimum as possible. लाइव क्लासेस का इससे सर हमने पर्सनली बहुत ट्राई करा है टू कीप द प्राइस इतना कम। लाइव क्लासेस तो हमारी तरफ से पॉसिबल नहीं थी, बट स्टिल वी ट्राई टू कीप इट, ठीक है, ताकि हर कोई वंचित ना रहे इस चीज़ से जो पढ़ना चाहता है। सो वी ट्राई टू डू दैट। अगर आपको लगता है कहीं पढ़ के समझ में नहीं आया, मल्टीपल कोचिंग्स कर ली, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट बेट। खेल लो इस पे, ठीक है, आपको निराश नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सो कम विद अस, विल मेक श्योर कि आपके लास्ट तक हम ट्रैवल करें आपके साथ, एंड विल डू दिस टुगेदर। ऑल राइट, डॉक्टर यूपीएससी इज स्ट्रॉन्गर एंड बेटर नाउ। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द क्लास, बाय बाय, टेक केयर, मीट अगेन।